धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी जानते समझते व परखते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। साथ संगत जी, कई दिनों से कई फ़ोन आए थे और ख़ास तौर पे आज कई ब्लॉकों से फ़ोन आए भी, अलग अलग तरह से जो नाम चर्चाएँ हुई हैं और नाम चर्चाओं में अलग अलग तरीके से पैसा इकट्ठा हुआ है। कहीं कोई बहाना है, कहीं कभी बहाना है, तो इस तरह से चला है कई जगहों पे। तो एक तो वो जानकारी आपको दे दें, क्योंकि आपको सिर्फ अपने ब्लॉक की मालूम होगी, लेकिन जो दूसरे ब्लॉकों में तरीके आजमाए जाते हैं और आपके ब्लॉक में आजमाए जाते हैं, सब अलग अलग हैं। कहने का मतलब ये है कि जब पैसा इकट्ठा हो जाता है तो वो उसके पीछे का मकसद नहीं होता कुछ। मकसद तो सिर्फ पैसा इकट्ठा करना है। जो मकसद आपको बताया गया है वो मकसद ओरिजिनल मकसद नहीं होता। सिर्फ पैसा इकट्ठा करना एक ऑब्जेक्टिव है। उसके लिए कहानी क्या बनानी पड़े, वो मतलब कहते हैं जैसा चेहरा वैसा थप्पड़ मार देते हैं। तो क्या है कि एक ब्लॉक से जानकारी आई कि जो तेरावास का सामान, जैसे जो पुराना तेरावास तोड़ दिया गया है और उसकी जगह जो हनीप्रीत का एक कलश वाला कमरा बनाया है वहाँ पे तेरावास की जगह पर, तो जो पुराना तेरावास तोड़ा है उसका जो मलबा है वो बेचा जा रहा है। और उसमें क्या है कि 15 से 20 हज़ार रुपये कम से कम कीमत रखी गई है। में इतने कम से कम कीमत जो दे सकता है वही उस कार्यक्रम में आए जो ये ले सकता है, जो इतने पैसे देगा कम से कम। और ज़्यादा से ज़्यादा तो उसकी लिमिट 4 लाख 5 लाख तक चली जाती है। डिपेंड करता है भी क्या चीज़ आपको दी जा रही है और वो मलबा कौन सा आपको पता है कि तेरावास का ही है। हो सकता है किसी के घर का शौचालय तोड़ा गया और वो आपको तेरावास का मलबा बताकर बेच दिया जाए। क्योंकि पहले क्या था, जब हजूर महाराज जी ने तेरावास की ईंटें दी थी उसके पीछे एक कहानी है। और वो कहानी ये है कि एक बार श्यामस्ताना जी महाराज ने किसी सेवादार को तेरावास से एक पत्थर दिया था। दिल्ली का वो सेवादार था और मतलब आम व्यक्ति था, और उसको एक पत्थर दिया था। उसने उस पत्थर को बड़ा संभाल के रखा और जड़वा लिया किसी शीशे में, और ऐसे मतलब बहुत कीमती चीज़, जैसे बेशकीमती चीज़ समझ के उसको रखा। और उसके बाद उसके घर में इतनी बरकत हुई कि वो दिल्ली में बहुत बड़ा व्यापारी, करोड़पति अरबपति, करोड़पति ऐसा बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अरबपति है कि नहीं मालूम नहीं। तो ऐसा मतलब किस्सा है एक। और जब हजूर महाराज जी ने नया तेरावास बनाना था तब ये सतब्रह्मचारी बहनों ने या भाइयों ने मिलके या उनके परिवारों ने ये रिक्वेस्ट रखी भी आप नए ईंट वगैरह नई लगा लें और पुरानी ईंट जिस तरह से मस्ताना जी महाराज ने दी थी एक सेवादार को, उस तरह से वो ईंटें मतलब सेवादारों को दे दें। तब जो ईंटें दी गई थी वो हजूर महाराज जी की मौजूदगी में दी गई थी और हजूर महाराज जी खुद उस कार्यक्रम में मौजूद थे। अच्छी खासी बरसात हुई थी, जिनको नहीं जानकारी है, तब ये दी गई थी। लेकिन अब जो है अब कुछ अलग है। उस समय भी क्या हुआ था, जब इस कार्यक्रम के बाद बहुत सारे मतलब ऐसी बात एक बार आई थी सत्संग में कि जो एडम ब्लॉक के लोग हैं या प्रबंधक जो भी व्यक्ति हैं वो तेरावास का मलबा बता के और भी इस तरह का सामान इंडिपेंडेंट बेच रहे थे। और उसकी जानकारी जब पिताजी को मिली तो पिताजी ने स्टेज से मना किया था भी ये सब गलत है, और तब ये चीज़ रुकवाई थी। लेकिन अब उसी तर्ज पे जो उस समय एडम ब्लॉक नहीं कर पाया, अब पता नहीं किसके घर का कहाँ का कौन सा मलबा कचरा उठा के आपको बेच दिया जा रहा है लाखों रुपए में। तो कुछ कह नहीं सकते इस चीज़ में, तो आप जितना सतर्क रह सकते हैं रहिए। तो एक तरीका तो ये चल रहा है भी आपको तेरावास का नाम बता के तेरावास का मलबा है जी, ये खरीद लो, ये पिताजी के फलाने वचन, ये वाले वचन, जबकि हजूर महाराज जी ने सत्संग की स्टेज से इस तरह के मलबे को खरीदने के लिए मनाही की गई है। तब ये वचन भी किए थे भी जो खरीदेगा वो भी पछताएगा और बेचने वाला तो पाप का भागी है ही। तो अब जो खरीद रहे हैं वो भी कल को पछताएं और जो बेच रहा है वो तो है ही पाप का भागी। तो ये आप अपने अनुसार देख लें जो खरीद रहे हैं। दूसरा क्या है कि दूसरा हो रहा है कि MSG कंपनी का प्रचार। ऐसा सुनने में आया है कि क्योंकि अब शाही परिवार यहाँ से शायद चला गया था
विदेश में, और चला गया है, वो तो सबको मालूम है। तो हो सकता है उनका जो फैक्ट्रियों में शेयर है या पार्टनरशिप है वो भी ख़त्म कर दी गई हो, हालांकि हमने पूछा नहीं है। लेकिन अब जो डेरे का प्रबंधक है PR नैन, उसकी पार्टनरशिप डेरे शायद उसमें आई है, और वो इस चीज़ को क्लेम कर रहा है ब्लॉकों में जाके कि MSG कंपनी मेरी है। और उसके बाद वो ऐसे ऐसे नुस्खे निकाल के ला रहा है कि पता नहीं इस कंपनी के सामान में कौन सी जड़ी बूटियाँ घोल दी हैं अब भी जो बड़े से बड़ी बीमारियाँ ठीक कर देंगी। तो क्या है, आम तौर पे ब्लॉकों में स्वास्थ्य मतलब ये कह के कैंप रखवाए जाते हैं, या जैसे सभा रखवाई जाती है, नाम चर्चा कह लो, ये आपको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देंगे। और उस स्वास्थ्य संबंधी जानकारी में वास्तव में डेरे के प्रबंधक या ख़ास तौर पे PR नैन और उसकी फैमिली, क्योंकि शायद इसमें शेयर होल्डर अब नहीं बनी है, तो वो अब इसका प्रचार कर रहे हैं, इसकी सेल का। अब नाम चर्चा में MSG कंपनी के सामान की सेल का प्रचार हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये पैसा कमाने का जरिया है। जबकि हजूर महाराज जी के वचन थे भी, ये एक तो इसको 3 हिस्सों में चलता था, ऑर्गेनिक, प्रीमियम और स्टैंडर्ड। लेकिन अब MSG कंपनी का ऑर्गेनिक सामान जो प्रॉपर है, जिसकी गारंटी हजूर पिताजी दिया करते थे भी ये ऑर्गेनिक है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हजूर महाराज जी ने बताई भी थी भी यहाँ से ये ऑर्गेनिक चीज़ें आएंगी, वो चीज़ें अब MSG कंपनी में देखने को नहीं मिलती। तो अभी एक आम तौर पे बाज़ार की जैसे बाकी कंपनियां सामान बना के बेचती हैं, बिल्कुल वैसा ही है। और दूसरा, हजूर महाराज जी ने सेवादारों के लिए 10% डिस्काउंट मार्केट रेट से घोषित किया था, जबकि वो सारी पॉलिसी अब इसमें नहीं है। और जो सेवादारों को डिस्काउंट हजूर पिताजी कहा करते थे 10% एक्स्ट्रा आपको देना है नॉर्मल पॉपुलेशन, नॉर्मल जो ग्राहक है उनसे, वो भी नहीं है। तीसरा क्या है कि जब MSG कंपनी शुरू हुई उसके साथ एक विचित्र किस्सा है, वो भी आपको सुनाते हैं। क्या हुआ, जब MSG कंपनी शुरू हुई तो बहुत सारे लोग उसमें पैसा लगाना चाहते थे, भी हमारे को शेयर मिल जाए, क्योंकि 45 मेंबरों को पैसे की भूख तो रहती ही थी। तो बस बहुत सारे लोग पैसा लगाना चाहते थे, तो हजूर पिताजी के सामने इकट्ठे हो गए भी ऐसे ऐसे पैसा लगाना है। तो हजूर महाराज जी ने ऐसे कह दिया कि एक मतलब 1.5-2 साल बाद आप सोच भी नहीं सकते ये कंपनी कहाँ पहुँच जाएगी। तो ऐसे में सब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाना शुरू कर दिया 45 मेंबरों ने। और 2 साल बाद, 1.5-2 साल बाद ये 25 अगस्त का ये घटना हुई और इस फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। मतलब क्या, ऑब्वियसली किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि ये फैक्ट्री बंद भी हो जाएगी। इसके साथ साथ जब MSG कंपनी शुरू हुई तो इसमें ऐसा नहीं कि ठगी नहीं हुई। MSG कंपनी के अंदर बहुत सी ऐसा सामान भी बेचा जाने लगा था जो बिल्कुल कचरा था। ऐसे में एक देसी घी खास तौर पे आया जो मतलब बहुत ही घटिया फैक्ट्री से ख़रीदा जाता था। और मैंने खुद उस फैक्ट्री की पड़ताल करके हम हजूर महाराज जी को ये जानकारी हमने दी थी कि ये फैक्ट्री घटिया है, और इस फैक्ट्री का घी ऐसी ऐसी जगहों पे मतलब हर जगह बिकता है 350 रुपये रिटेल रेट पे, छोटी छोटी दुकानों पे भी बिकता है 350 रुपये में किलो। जबकि MSG कंपनी उसी घी को 500 रुपये से ऊपर 500-550 रुपये किलो बेच रही थी। जब ये जानकारी हमने हजूर पिताजी को दी तो तुरंत वो सारा स्टॉक उठवाया गया। लेकिन MSG कंपनी ने कंपनी बदली, फैक्ट्री बदली या नहीं बदली, लेकिन अपने घी के डब्बे के ऊपर से ये लेबल हटा दिया भी ये घी कहाँ से बनकर आता है। तो ऐसे में कंपनी का जो स्टैंडर्ड है वो भरोसे लायक नहीं है MSG कंपनी का। तो हजूर महाराज जी का चेहरा था, या हजूर महाराज जी कहते थे भी एफिडेविट पे हम गारंटी ली है हमने गारंटी। तो जब जैसे ही जितने ऐसे कई और प्रोडक्ट्स भी आए, जब जैसे आटा होता था तो कनक पुरानी होती थी और आटा पिसवा लिया जाता, उसका वो आटा बिकता नहीं था, तो क्या उसमें एक सुरसरी कहते हैं हमारे यहाँ, आपके पता नहीं क्या बोलते हैं, तो अपनी अपनी भाषा में, तो वो पड़ जाती और लोग फिर एतराज़ करते भी ये आटा पुरानी कनक का है और जल्दी ख़राब हो गया है, जल्दी इसमें सुरसरी पड़ गई है। तो ये सारी चीज़ें मतलब बहुत बार अलग अलग शिकायतें आई और हमारे सामने ही बहुत आई। ऐसे में MSG कंपनी हजूर पिताजी के बताए हुए स्टैंडर्ड्स मेंटेन करेगी या नहीं करेगी हम कह नहीं सकते, पर अभी इस स्टेज पे ही कहते हैं कि फ़िलहाल तो मतलब हम इसका कोई दावा नहीं है। जब हजूर पिताजी के होते उन्होंने स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किया, तो हजूर पिताजी के पीछे से स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे ऐसा हो नहीं सकता। और क्योंकि अब नए पार्टनर उतरे हैं, नए प्रचारक उतरे हैं इसमें,
और हजूर पिताजी की कोई वो है नहीं, और अब तो इनके पास नकली वाला बाबा है, तो वो तो उससे तो चाहे आप कचरा ही बिकवा लो, वो तो उस पर भी कह देगा ऑर्गेनिक है। तो खैर दूसरा तरीका ये MSG कंपनी के प्रोडक्ट्स के ज़रिए चल रहा है। ऐसे भी डीलर हमने देखने को मिले हैं जो मतलब अब क्या है कि डुप्लीकेसी भी है भी, हालांकि हम नहीं बताएंगे डुप्लीकेसी कहाँ हो रही है, पर MSG की कंपनी के सामान की डुप्लीकेसी भी मार्केट में बहुत है। वो इसलिए है क्योंकि इन कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है और कोई मॉनिटरिंग नहीं है कंपनी की, और कई जगह ऐसे तो हमें पता है जहाँ जहाँ डुप्लीकेट चल रहा है, पर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कंपनी चले या ना चले और कोई घटिया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि MSG कंपनी का सामान कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड्स का है जो मतलब हम कहें भी, और जो डुप्लीकेट बंदा बेच रहा है वो भी कोई घटिया सामान नहीं बेच रहा है, तो मतलब ये है बस अपने मार्जिन को बढ़ाने के लिए बेच रहा है। तो खैर ये चीज़ें चल रही हैं। तीसरा जो पैसा कमाने का तरीका है वो इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे हो रहा है। अभी हजूर पिताजी ने वचन किए हैं भी हर एक व्यक्ति ने इंश्योरेंस कराना है। ये इंश्योरेंस एक फ़्रॉड कंपनी के नाम से किया जा रहा है, और कंपनी फ़्रॉड इसलिए क्योंकि अभी तो आपको सारे कागज़ दिखा देंगे, लेकिन आपके पास ऐसा कोई तरीका नहीं है इस कागज़ को वेरीफाई करने का भी कंपनी कल को फ्रॉड करेगी या नहीं करेगी। इंश्योरेंस कंपनियां ज़्यादातर फ्रॉड ही करती हैं, वो कभी भी इंश्योरेंस की रकम देने के लिए इंश्योरेंस नहीं करवाते। असल में वो उनका जो कंपनियां चलाते हैं जिनको नॉलेज है उनको पता है कि अगर 10 करोड़ रुपया मान लो इकट्ठा हुआ तो 1 करोड़ रुपया ही ज़्यादा ज़्यादा इंश्योरेंस पे खर्च होता है, बाकी 9 करोड़ कई बार लेके कंपनियाँ गायब भी हो जाती हैं। तो ऐसे 45 नंबर 85 मेंबरों ने जो बनाए हैं ये जोर दे रहे हैं भी आपको इंश्योरेंस कराना ही कराना है, और ये 10,000 रुपये से लेके 30-40 हज़ार रुपये तक का इंश्योरेंस हो रहा है। इसमें से 35 से 40% और कई जगह 70% भी जो पैसा आप इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे देंगे, अगर वो वाकई में कंपनी में जा रहा है तो भी उसका 70% तक पैसा 45 नंबरों को कमीशन के तौर पे मिलेगा। तो वो पैसा आपका कंपनी में नहीं जा रहा है, वो 45 नंबर अपना कमीशन कमा रहे हैं, इसलिए ये पैसा चल रहा है। तो ये भी आप ध्यान रखें भी ये चीज़ें जो आप इंश्योरेंस कंपनियों के नाम पे पैसा देंगे, ये पैसा मतलब 45 नंबरों का एक तरह का कारोबार है। चौथा जो है वो है कि जी पैरोल करानी है और बेल करानी है, वो परमानेंट लाना है। हालांकि ये जो जुमला कह सकते हैं पिछले 5-6 साल में लगातार सबसे ज़्यादा कमाई का साधन यही जुमला है। तो ये भी जहाँ जहाँ मतलब साथ संगत थोड़ी उतनी अर्बन मतलब शहरी नहीं है या कानून की जानकारी नहीं रखती, वो सब उन सब के सामने इन चीज़ों को ज़्यादा परोसा जा रहा है कि ये कि हजूर पिताजी अब आएंगे, परमानेंट आएंगे, सब कुछ है। तो ऐसे कई तरीके हैं जो अलग अलग नाम चर्चाओं में पैसा इकट्ठा करने के नाम पे परोसे जा रहे हैं। बाकी छोटे मोटे तरीके जैसे प्रसाद ला के दे देना, किसी बड़े घर के बंदों को जाके स्पेशल वचन कर देना, दूसरा किसी प्रबंधक की बच्चों की शादियां किसी बड़े अमीर घराने में कराने के लिए कोई भोला भाला सत्संगी हो, अमीर हो पैसे से, उसके घर में रिश्ता कराने के लिए पिताजी के वचन पेल देना। तो ये सारी चीज़ें तो घटनाएं आम चलती रहती हैं, और ऐसे कई घरों की शादियां इस तरह करवाई भी गई हैं जिनके मतलब बच्चे कहने को उतने बढ़िया नहीं थे करैक्टर के मामले में या वैसे पारिवारिक मामले में, लेकिन बस अमीर घरों में घुसना है, रिश्तेदारी लगानी है, उस ट्रैक पे इस तरह चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। ये चीज़ें हैं। इसके अलावा हमने आपको एक जानकारी दी थी कि हनीप्रीत जो है अब एडम ब्लॉक के नए सिस्टम में मतलब जो नई चीज़ें अब चल रही हैं उसमें हनीप्रीत को उससे बाहर कर दिया गया है। मतलब क्या है कि अब एडम मतलब डेरे का जो प्रबंधकीय ढांचा है, जब हमने आपको याद हो जब ये नकली वाला बाबा शुरू में आया था तो इसके हमने पेपर्स दिखाए थे आपको भी कैसे इसने कागज़ बदलवा लिए थे, बदल दिए थे। ट्रस्ट के जो डेरा सच्चा सौदा ट्रस्ट है उसकी ज़मीनों के सबके कागज़ बदले गए थे, और इस बदले कागज़ों के बाद हमने आपको एक जानकारी दी थी भी एक्चुअल में एडम ब्लॉक का सारा जो एजेंडा है वो सबसे पहले हजूर पिताजी के नाम से चीज़ों को हटाकर हनीप्रीत या प्रियंका तनेजा के नाम पे करवा देना है। उसके बाद हनीप्रीत से छीनना ये बहुत आसान है। तो अभी क्या है जो इस स्टेज पे अब एडम ब्लॉक है, अभी ये हनीप्रीत से सारी चीज़ें धीरे धीरे छीनना शुरू कर रहा है।
शुरू कर चुका है, और अब धीरे धीरे हनीप्रीत को भी आइसोलेट करना शुरू कर दिया गया है। क्योंकि ये जैसे विपासना थी, उसके बाद शोभा, ये सुखलन थी, ये सब क्या मोहरे हैं। ये क्या कि चेहरा जो आपको दिखाई देता है एक्चुअल में, ये चेहरा सिर्फ दिखाने के लिए होता है ताकि पीछे का जो मास्टरमाइंड है उसकी तरफ आपका ध्यान ना जाए। और कुछ ऐसा ही सिस्टम यहाँ पे है। अब डेरे में जो पावर कागजों में हनीप्रीत के नाम ट्रांसफ़र की गई है, अब धीरे धीरे हनीप्रीत को साइडलाइन करके वो पावर ली जा रही है। ऐसे में बहुत सारे नाम चर्चा घर और डेरे की कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जो सत्संगियों के नाम पे अभी हैं, तो उनको भी ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती करके वो ज़मीनें उनके नाम से वापस मतलब प्रबंधक अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराने का जोर दे रहे हैं, या फिर उसको बेचने का जोर दे रहे हैं, जिससे वो पैसा जो है या फिर वो प्रॉपर्टी अपने नाम करके मतलब जितना भी हड़प सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा हड़प सके। तो ये प्रोसेस अब चला हुआ है इन दिनों में। इसके अलावा जो अभी आपको लग रहा होगा अभी अप्रैल से लगे हुए हैं, ये बस अभी आए कि अभी आए, तब हमने आपको अप्रैल में भी कहा था अभी 29 अप्रैल को नहीं होगा, फिर बोला जी मई में आ जाएंगे, फिर बोला अब जून भी ख़त्म होने को आया। तो क्या अब अचानक से ये सारी बातचीत यूपी वाले को लाने की जो ओपन तौर पे है ये बंद हो गई है। क्योंकि अप्रैल के अंदर आपने देखा हो बहुत सारी कविताएं सच कहूँ परोसने लगता था अभी आए कि अभी आए, और मीडिया में न्यूज़ बड़ी परोसी गई। क्यों परोसी गई? क्योंकि ये चाहते थे कि 29 अप्रैल को ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो डेरा में, और ये सब चुनावी कार्यक्रमों में इनके काम आता है, संगत के वोट दिखाने के लिए और उसके बदले में मोटा पैसा ऐंठने के लिए। तो ये प्रोसेस रेगुलर चलता है। अब इसी प्रोसेस के चलते अब ये नकली वाले को या पिताजी की पैरोल, ये सब ड्रामा अभी फ़िलहाल ओपन तौर पे बंद है। जो पैसा इकट्ठा करने वाली गुप्त मीटिंगें है वहाँ ये सब चल रहा है। लेकिन क्या है कि हम आपको बताएं इसकी स्क्रिप्ट जो है, पिछली बार हमने आपको एक बताया था अभी जो खुफिया एजेंसियाँ हैं वो कैसे काम करती हैं और कैसे 45 मेंबर उस खुफिया एजेंसियों का हवाला देने लगे हैं, अब ये हमारे पीछे पड़ी हैं। तो अभी क्या है, जैसे हमने आपको बताया कि अमृतपाल का जो एपिसोड हुआ उसमें और यूपी वाले का जो एपिसोड हुआ, इन दोनों एपिसोड में इन दोनों को आपस में भिड़ाने की प्लानिंग थी। यूपी वाले की जब तीसरी पैरोल तक कोई कार्यक्रम सफल नहीं हुआ इनको आपस में लड़ाने का, तो उसके बाद अमृतपाल का एपिसोड बंद करना पड़ा, जो हम मतलब ये एंटिसिपेटेड है। मतलब हम ये नहीं कहें इसको क्लेम करें, लेकिन जो दिखाई देता है और जितना समझ में आता है। अब अमृतपाल का जब एपिसोड बंद हुआ उसके बाद आप देख रहे होंगे अचानक से कि कनाडा में, पाकिस्तान में, ऐसे कई जगहों पे अलग अलग जो आतंकवादी, खालिस्तानी आतंकवादियों के नाम से सरकार ने घोषित किए, उन लोगों की कोई ना कोई हत्या कर दे रहा है। अब जो देसी भाषा में कहेंगे जी जो खुफिया बंदे हैं, भारत के खुफिया एजेंट हैं, चुपचाप जाके हत्या कराते हैं और जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है और वापस आ जाते हैं। तो हम तो इस पैटर्न पे आप इसको कह देंगे। लेकिन अब इसको ये तो अमृतपाल वाले या खालिस्तान वाले एंगल से तो समझ में आता है, लेकिन अब यूपी वाला जो बाबा नकली है उसके लिए तो स्क्रिप्ट ख़त्म हो गई। उसके लिए नई स्क्रिप्ट क्या बनाई जाए, ये कन्फ्यूज़न जो है इसको फाइनलाइज कर नहीं पा रहा है एडम ब्लॉक। या एडम ब्लॉक के ऊपर जो सरकारी लेवल का मास्टरमाइंड है उसने जो है अपना एडम ब्लॉक से संपर्क थोड़ा कम कर दिया है। वो कौन है, हालांकि जानकारी तो है, लेकिन हम अभी इस स्टेज पे कहेंगे तो ये प्रूफ नहीं है, मतलब हम प्रूफ नहीं दे सकते। जानकारी होना और एक किसी बड़े व्यक्ति का नाम बिना प्रूफ के ले देना सही नहीं है। एडम ब्लॉक तो क्योंकि इसको खुले तौर पे कर रहा है, लेकिन जो मास्टरमाइंड या पीछे के लोग हैं वो खुले तौर पे नहीं कर रहे, वो छुप के कर रहे हैं। तो उसका भी आपको मैं आखिर में बताता हूँ क्या होगा। अब ये स्क्रिप्ट जो है यूपी वाले की ये तैयार नहीं हुई है, और जब तैयार नहीं है तो इसको क्योंकि इसके पास एक ही चांस है। चांस क्या है कि जो हरियाणा सरकार ने पैरोल का कानून बनाया था उसमें अब इसको सिर्फ 30 दिन की पैरोल ही मिल सकती है, जबकि फरलो इसको नहीं मिल सकती। हाँ, पैरोल तो इसने कौन सा जेल से आना है, मतलब क्या है कि 30 दिन के लिए ही इसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं पैरोल दिखा के हजूर पिताजी की, उससे ज़्यादा समय इसके पास नहीं है। और उसके बाद आचार संहिता लगेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनाव आ जाएंगे, तब ये सारा मूवमेंट शायद उस टाइम ना हो सके। पर होगा भी तो कि उस टाइम मतलब उसको इतना फोकस नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे जो नेता हैं वो इसकी जगह चुनाव की तैयारियों में होंगे।
ऐसे में इसकी स्क्रिप्ट तैयार नहीं है। अब एडम ब्लॉक कई तरीकों से चीज़ें परोसता है जी। अब ये आएगा, ये बिल्कुल ओरिजिनल रूप में आएंगे। अभी तो पिताजी परीक्षा ले रहे थे, मतलब अलग अलग पैटर्न पे इसकी स्टोरी परोस के देख रहे हैं। वो इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर लोग अब इसको समझने लगे हैं भी ये कुछ खिचड़ी अलग ही है, और ये चीज़ें प्रस्तुत करनी क्यों पड़ रही हैं इस तरह से भी। अब पिताजी का व्यवहार बदला हुआ होगा। मतलब क्या है कि ये एडम ब्लॉक अब इस चीज़ को स्वीकार कर चुका है भी अधिकांश संगत यह मानती है कि पैरोल के दौरान जो हजूर पिताजी को दिखाया गया वो व्यवहार हजूर पिताजी का वास्तविक व्यवहार नहीं है, और इसलिए ये चीज़ अब प्रोजेक्ट की जा रही है भी जब अब होगा वो असली होगा। लेकिन इस सारी प्लानिंग में हनीप्रीत को साइडलाइन कर दिया गया है, और कोशिश ये भी की गई है कि हनीप्रीत को फेथ वर्सेस वर्डिक्ट से लड़ा के हनीप्रीत और फेथ वर्सेस वर्डिक्ट दोनों को ख़त्म कर दिया जाए। तो अब इस पैटर्न पे भी जो पीछे के लोग हैं एडम ब्लॉक के, वो प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि हमने आपको बोला था भी ये तो पैसे के लालच में महंगे कपड़े महंगी गाड़ियों में ऐश करने वाली औरत है, और इसको कोई मतलब नहीं है रूहानियत से, या इसका इतना दिमाग ही नहीं है जो इतना की प्लानिंग करे। इसको तो सिर्फ इतना है कि मेरे को पैसे मिल जाए, उसके बाद मुझसे कुछ ही करवा लो। तो उस पैटर्न पे ही इसने चलना है, और इसका तो मतलब क्या है कि जब ज़रूरत नहीं होगी तो खात्मा ये खुद ही एडम ब्लॉक वाले से मार देंगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसको आप कानूनी या नेताओं के तरीके से समझें। जब आप NIA की एक रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट को मीडिया में जो पब्लिश किया गया, टाइम्स नाउ ने भी पब्लिश किया है, अलग अलग चैनल्स ने पब्लिश किया है, उस रिपोर्ट के मुताबिक जो भारत के अंदर 1990 के बाद जो आतंकवाद की बड़ी प्लानिंग हुई, उस बड़ी प्लानिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट घटना हुई वो घटना बरगाड़ी बेअदबी वाली घटना है, और ये सबसे बड़ी घटना है, और ये एक बड़े प्लान का हिस्सा है। ये हम नहीं कह रहे, एक अदालत में जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA है उसने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है, और उसमें ये दिखाया गया कि कैसे ये प्लान बना बरगाड़ी कांड के साथ, और उसके बाद उसके इर्द गिर्द ये सारे खालिस्तान मूवमेंट की कहानी घूमने लगी, और उसकी आड़ में जो टारगेट किलिंग्स हैं, मतलब आइडेंटिफाई कर, जैसे महेंद्र पाल बिट्टू, मनोहर लाल अरोड़ा, ऐसे हिंदू नेताओं की हत्या, ये सब उसकी आड़ में टारगेट किलिंग्स शुरू हुई, ये NIA की रिपोर्ट कहती है। और उसके बाद फिर लास्ट में अमृतपाल का आना, और उसके बाद ये सारे घटनाक्रम का कोलैप्स करना, और अचानक से जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे हत्याओं में, उन सब का एक एक करके मरना शुरू हो जाना। अब एजेंसी के हिसाब से तो हम समझ सकते हैं कि क्या होता है, अफसर को क्या होता है, अफसर रखता है निगाह। मतलब हम इसको कैसे कहें भी, एक कोई भी अफसर होगा, खुफिया विभाग का हो या वैसे पुलिस वाला हो, वो क्या करता है, अपराधियों पर निगाह रखता है भी अपराधी ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है। वो उसकी एक रिपोर्ट बनाता रहता है, और उस रिपोर्ट के बाद वो रिपोर्ट उसके डिपार्टमेंट के हेड को जाती है, और वहाँ से उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर को जाती है। तो मिनिस्टर क्या है कि अगर मिनिस्टर ना हो तो पुलिस कब किस निर्दोष को गोली मार दे आतंकवादी बना के कुछ कह नहीं सकते, इसलिए मिनिस्टर का होना ज़रूरी है। पर इसका दूसरा पहलू ये है कि मिनिस्टर ही अगर ये सब कुछ ऑपरेट करवाने लगे तो कैसे हो। मतलब क्या है कि सारी रिपोर्ट बन के मिनिस्टर तक आए। अगर हम ये कहें कि मिनिस्टर एक प्लान बनाए नीचे अपराधियों के साथ मिलके और एक अपराधी घटना घटवाए, विदेश में बैठे लोगों को का इस्तेमाल करे इंडिया में जिसको मरवाना है उसके लिए, और उसके बाद क्योंकि अफसर का काम तो क्या है, जब उसको ऑर्डर मिल जाएगा वो तो मारेगा, लेकिन जो नीचे बैठा अफसर है उसको थोड़ा ही पता है कि मास्टरमाइंड नेता ही है, तो वो तो अपनी रिपोर्ट बना के नेताओं को भेज रहा है, मंत्री मिनिस्टर तक पहुंच रही हैं। मिनिस्टर जब देखेगा अभी अब मेरा प्लान पूरा हो गया, अब इससे आगे प्लान बढ़ नहीं पा रहा है, तो मिनिस्टर फिर नीचे से अपने या जो भी अपनी पार्टी या सरकार के थ्रू ऑर्डर दे उसी ऑफिसर को भी अब जाओ जो तुम्हें आतंकवादी लगता है उनको गोली मारा हो जैसे मर्जी, तो वो अपना काम तो उनमें वो ट्रेनिंग उनकी है वो तो करेंगे। अब ऐसे में एजेंसी को भ्रष्ट कहना सही नहीं है, मतलब हो सकता है कोई अफसर भ्रष्ट हो बीच में, लेकिन हम डायरेक्ट एजेंसी को कहना सही नहीं है, क्योंकि भारतीय जो सरकारी प्रणाली है उसमें मिनिस्टर के ऑर्डर को की ज़्यादा वैल्यू है इस सारे खुफिया काम में, क्योंकि अगर कुछ 19-21 हो जाता है किसी दूसरे देश के अंदर जाके ऑपरेशन करने में, तो उसकी जवाबदेही मतलब सरकार को देनी पड़ती है पूरे वर्ल्ड लेवल पे। तो ऐसे में गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी है। अब यही जो पैटर्न हम देख रहे हैं
कि मान लीजिए भी एक आदमी है और उसने इधर वाले पक्ष को इधर वाले पक्ष से लड़ाया, लड़ाने के बाद एक पक्ष से दूसरे पक्ष के बंदे मरवा दिए। अब जिसने मारे उनको अफसरों से मरवाना शुरू कर दिया। यही पैटर्न आप एडम ब्लॉक की तरफ से भी समझिए। मास्टरमाइंड कर क्या रहा है, वो मास्टरमाइंड बैठ के डेरा और सिख को लड़ाया, डेरे से सरकार को लड़ाया, इस तरह करके एक दूसरे के बंदे मरवाए या उन पे हमले कराए या वारदातें कराई। और अब जब दिख रहा है भी आगे ये साजिश बढ़ नहीं पा रही, अब धीरे धीरे कब किसको निपटा दिया जाए कोई भरोसा नहीं। मतलब कब जो ये खालिस्तान निपटाओ, खालिस्तान के जो आतंकियों को निपटाओ का कार्यक्रम एडम ब्लॉक की तरफ शिफ्ट हो जाए, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये आप अपराध की दुनिया का कड़वा सच है। और ये पैटर्न है, इसलिए कहा जाता है कि गवर्नमेंट सबसे बड़ा गुंडा है। मतलब गवर्नमेंट से बड़ा गुंडा नहीं है। क्राइम हमेशा किसी न किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी की शय पे ही पनपता है, वरना पुलिस और अफसरों की ट्रेनिंग इतनी होती है कि वो किसी क्रिमिनल को पनपने ही ना दें। ये सिर्फ मिनिस्टर्स को जब तक उनको अपनी पॉलिसी या अपनी पॉलिटिकल पॉलिसी के हिसाब से चलना होता है, या फिर यूँ कहे कोई इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ बनती हैं और चलती रहती हैं। ऐसे में आपके सामने कब कौन सी चीज़ निकल के आ जाए, तो हमारा उस मायने में अनुमान है कि अब ये यूपी वाले को जब लाएंगे, क्योंकि इसका चैप्टर भी ख़त्म करना ज़रूरी है, वरना इतने बड़े झूठ को अगर कल को सरकार बदल गई या जो नई सरकार आ गई, तो अफसर को तो अपना काम करना ही करना। उसको कौन सा नहीं पता भी ये नकली है, वो तो सिर्फ इसलिए चुप है क्योंकि मिनिस्टर का ऑर्डर नहीं आया। और इन सबको बांधता है OSA नाम का, OSA नाम का कानून है, और उसे कहते हैं ऑफिस सीक्रेट एक्ट। मतलब क्या है, जो खुफिया लोग काम करते हैं ये ऑफिस सीक्रेट एक्ट के तहत बंधे होते हैं, और ये किसी भी जानकारी को लीक नहीं कर सकते अपने तरफ से ऑफिशियली। और अगर करते हैं तो इनके ऊपर सख्त कार्रवाई बैठती है। इसलिए ये सारी चीज़ों को आपको समझना है। अब और कोई इससे संबंधित आपका सवाल हो, क्योंकि फिर आपको लगता है भी मास्टरमाइंड कौन है। देखो, डेरे के अंदर 5 प्रबंधक थे। खट्टा सिंह के बाद, खट्टा सिंह के अलावा मोहनलाल, धर्म सिंह, दर्शन सिंह और सुखदेव सिंह दीवाना। अब क्या है कि दर्शन सिंह की मौत हो गई है, खट्टा सिंह निकल गया, तो मोहनलाल, सुखदेव सिंह दीवाना और धर्म सिंह, ये 3 लोग पुराने मौजूद हैं। इसके अलावा PR नैन जो है बड़ी उम्र में, या दान सिंह कह सकते हैं। और इसके बाद जो पावर में और लोग आए वो अभिजीत भगत बबलू है और राकेश दिड़वा जो है। अब ऐसे में अभी तक जो इतना हमारी जानकारी है, राकेश दिड़वा और इसका एक भाई है रिंकू, ये दोनों सगे भाई हैं। इन दोनों के अंडर जितना भी पैसे का कार्यक्रम है वो सारा इन दोनों के अंडर चलता है। क्योंकि ये मतलब हम कह सकते हैं भी सब दोनों भाई जो हैं ये बड़ी साजिश का हिस्सा है। और एक अनुमान आप ये भी लगा सकते हो भी इन दोनों के जरिए आगे जो पंजाब एसोसिएटेड क्राइम है या फिर BJP अलाइड जो क्राइम है, वो शायद इनके जरिए आगे कड़ी जुड़ती है, इन दोनों भाइयों के जरिए। दूसरा एक RSS प्रो RSS मेंटेलिटी का ग्रुप है जो बबलू है, और बबलू का एक जो खास व्यक्ति है वो डेरे के हॉस्पिटल का डॉक्टर है, उसे कहा जाता है। हालांकि उस मतलब इस तरह से है भी उस डॉक्टर के पास डिग्री भी नहीं है, बावजूद इसके वो एक डॉक्टर है, वो भी स्पेशलिस्ट, और उसको मतलब किसी जांच में उसका नाम आया तो अपने आप वो नाम निकल गया, वो भी हाई कोर्ट के लेवल से। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जो अभिजीत अलाइड ग्रुप है इसकी पावर कितनी है। और ये एक प्रो RSS ग्रुप है जो कानूनी तौर पे और एक बाहर से शायद जैसे इंटेलेक्चुअल सपोर्ट रखता है, जो पैरेलल राकेश दिड़बा और रिंकू दिड़बा के पैरेलल अपनी पावर रखता है। तीसरा जो है वो पॉलिटिशियंस अलाइड ग्रुप है जो अकाली दल के कंट्रोल से चलता है, जगजीत और गुरचरण कौर वगैरह ये सब भी पावर में इसलिए क्योंकि ये सब इनके सारे क्रिमिनल कामों को इन सबको जानते हैं। दूसरा क्या, क्योंकि ज़्यादातर डेरा से एसोसिएटेड जो क्राइम है वो पंजाब से जुड़ता है, इसलिए पंजाब से जो चीज़ें इवॉल्व होती हैं उनमें जगजीत सिंह और गुरचरण कौर का खुले तौर पे हाथ होता है। और इसलिए इन दोनों की प्रेजेंस, इन दोनों के होने की ज़रूरत एडम ब्लॉक को हर एक साजिश में है, और ये सब चलता है। इन सब का एक बलि का बकरा कह लो या फिर एक कॉमन फेस जो है जिसकी आड़ में ये सब छुपते हैं, वो PR नैन है।
और PR नैन का जो चौटाला फैमिली है उससे काफ़ी पुराना संबंध है, और जो इस संबंध का बैकग्राउंड जानते हैं उन्हें शायद समझ आएगा 1980 के समय का कोई पुराना संबंध है उनका तब से, और बड़े एहसान हैं PR नैन पे उनके। तो उस ट्रैक पे PR नैन थोड़ा अब क्योंकि नेगलेक्टेड है, क्योंकि चौटाला सरकार या फैमिली उतनी पावर में नहीं है, पर फिर भी ये इस समके बली का बकरा या फेस जो है वो PR नैन है। और इसलिए पीछे मतलब ये 3 अलग अलग ग्रुप काम करते हैं। हनीप्रीत को संगत के लिए फेस बनाया गया था, जबकि PR नैन को सिस्टम के लिए फेस बनाया गया, मतलब सरकारी सिस्टम के लिए। तो हनीप्रीत है संगत के लिए फेस। अब क्योंकि हनीप्रीत का फेस अब उतना इन्होंने काम में नहीं लेना है, उसको हटाना है, तो PR नैन का फेस थोड़ा प्रोजेक्शन में लाया जा रहा है, लेकिन यूपी वाले का फेस उतना एस्टैब्लिश हो नहीं पाया। तो ऐसे में अब एडम ब्लॉक को नए फेस की तलाश है, भी नया चेहरा किसे बनाया जाए। तो संभव है अभी तो PR नैन को बनाया जा रहा है, उसके बाद किसका फेस प्रोजेक्ट होगा ये तो टाइम बताएगा। कोई फिर भी सवाल आपका इससे संबंधित कुछ भी हो तो आप पूछें, 1-2 मिनट हम देख लेते हैं। कोई सवाल आपका हो इससे संबंधित। इस तो सवाल जब तक आता है, एक और जानकारी आपको दे दें भी, हमने फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की तरफ से पहले ऑनलाइन नाम चर्चा होती थी, तो वो नाम चर्चा बंद की गई है ऑनलाइन। कारण ये है कि जो भजन चलाते हैं या सत्संग चलाते हैं, तो डेरा की जो मैनेजमेंट है वो उस पर कॉपीराइट क्लेम करती है, जिससे वो हमें डिलीट करना पड़ता है या म्यूट करना पड़ता है, ऐसा कुछ करना पड़ता है। तो अब क्या कि ये मतलब हमें अपने पेज से सत्संग या भजन चलाने नहीं देते। तो ऐसे में क्या है कि हजूर पिताजी ने 2009 में एक वचन किए थे भी आप घर घर जो नाम चर्चा करें और उन नाम चर्चाओं में आधा घंटा सुमरन करें, आधा घंटा भजन बोलें या सत्संग सुने। तो अब जो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट से संबंधित सदस्य हैं वो यूपी वाले के पखंडी नाम चर्चाओं में तो जाते नहीं हैं, पखंड की चर्चा में या पैसा लेने वाली नाम चर्चाओं में। तो ऐसे में वो घर घर नाम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें वो आधा घंटा सुमरन कर लेते हैं साप्ताहिक तौर पे और आधा घंटा भजन बोलते हैं या फिर सत्संग सुन लेते हैं। तो ये नाम चर्चा आप घर घर कर सकते हैं, 5 जितने भी घर के मेंबर हैं, सप्ताह में एक बार। और इसके लिए अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, तो अगर आप जुड़ना चाहें तो उसमें बहन वीरपाल कौर से संपर्क करके आप जुड़ सकते हैं। जो नाम चर्चा करेंगे वही, मतलब एक नाम चर्चा से एक व्यक्ति जुड़ सकता है। और एक सवाल बीच में, जनहित याचिका का क्या हुआ? एक्चुअली जनहित याचिका में 16-17 पेशी पड़ गई हैं, लेकिन हाई कोर्ट सुनना ही नहीं चाहती है। अब क्यों नहीं सुनना चाहती है? फुल बेंच बैठता है, हम बोलते हैं, बोले जी आएगा, आपका नंबर आएगा। पहली बात तो ये बेंच रोज़ रोज़ बैठता नहीं है, जब बैठता है तो कोई ना कोई बहाना लगा के हमारी एप्लीकेशन सुनने से मना कर देता है। तो अब ऐसे में तो हाई कोर्ट जाने की उनका कौन सा कानून है, क्योंकि अगर कुछ बोल देते हैं तो फिर ये कुछ अलग ही तरह की कार्रवाई करने लग जाते हैं। तो अब हम कह नहीं सकते, बाकी समझदार को इशारा काफ़ी है, मैं क्यों नहीं सुनना चाहती हाई कोर्ट। तो खैर, कोई और सवाल हो आपका? कोई भी डाउट हो भाई जी ने? हाँ, ये हमने आपको बता दिया। प्यारालाल जी पूछ रहे हैं भी MSG सम्मान का मुखिया हो सकता है भी उनकी फैमिली की पार्टनरशिप बढ़ाई गई हो इसमें। PR नैन की फैमिली क्योंकि डेरा से ही ज़्यादा अपना जो कारोबार या कह सकते हैं अपना रोज़गार देखती है, ज़्यादातर क्या है ही डेरा से ही सारा कारोबार है। इसके अलावा अवैध तौर पे PR नैन की ज़मीन जायदाद बताई जाती है राजस्थान में बड़ी मात्रा में। तो कुलायत या बीकानेर डेरे के पास, जो कहने को तो PR नैन उसकी आमदनी लेता है, लेकिन वो डेरे के तौर पे साथ संगत से ही काम करवाया जाता है, ये माना जाता है। कुछ लोग बताते हैं, बाकी अभी पूरी जानकारी हमारे पास इससे रिलेटेड है नहीं। तो ये सब कुछ है। बाकी जून के महीने में छुट्टियां रहती हैं कोर्ट की, अब जुलाई में क्या होगा, आगे कोई कार्रवाई होगी तो बताएंगे। इसके अलावा कई सुप्रीम कोर्ट में दोबारा नकली बहरूपी के खिलाफ याचिका, जी उसे बाहर आ जाने दो, क्योंकि जब अंदर वो होगा तो अलग मसला होता है, बाहर आने पे माहौल और तरह का होता है। तो बाहर आने दो, क्योंकि बाहर आने के बाद कोई ना कोई प्लानिंग होती है, तब हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।
क्योंकि पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट जल्दी इसलिए जाना पड़ा क्योंकि ये बड़ी प्लानिंग उस टाइम अंजाम देने की तैयारी में थे, इसलिए थोड़ा जल्दी जाना पड़ गया, जबकि एक्सपेक्टेड उतना जल्दी हमारा जाने का था नहीं। पर क्योंकि वो प्लानिंग उस टाइम सिरे पे आ रही थी कोई ना कोई, तो हमें आशंका थी भी कोई बड़ा नुकसान ना कर बैठे ये, इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट जल्दी जाना पड़ा। और कुछ लोगों ने ना सुझाव दिया था कि अच्छा एक और जानकारी आपको दें, चलो वो बाद में अगली बार बात करेंगे। कई बार क्या है कि कुछ लोग बोलते हैं जी परमपिता जी, जैसे कई बंदे होते हैं, अभी परमपिता जी ने ये वचन किए थे, हजूर पिता जी ने कुछ अलग तरीके से काम किया, परम पिता जी तो फिर भी बेहतर थे, हजूर पिता जी ने परम पिता जी के वचन अनुसार काम नहीं किया, इसलिए आज जो हालात हैं वो इस वजह से हैं। तो दूसरा क्या है कि जैसे हम जैसे लोग हैं जिन्होंने परम पिता जी को देखा ही नहीं, वो हमें इस तरह की शिक्षा देते हैं भी तुम्हें डेरा से संबंधित जानकारी ही नहीं है, और एक तरह से वो हजूर पिताजी की जगह परम पिताजी को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि परम पिताजी के वचन है कि जो हजूर पिताजी से प्रेम करेगा वो हमसे प्रेम, उनका जो प्रेम है हमसे किया हुआ तभी माना जाएगा। लेकिन वैसे लोग जो सिर्फ परम पिताजी को ही प्रोजेक्ट करते हैं, उनका प्रेम कैसे माना जाए, मतलब हजूर पिताजी से या परम पिताजी से, क्योंकि वो हजूर पिताजी से प्रेम करते ही नहीं है। और उसके अलावा क्या है कि हजूर पिताजी का क्योंकि फ़िलहाल केसों में नाम उछला है, तो वो खुद को हजूर पिताजी की पहचान से अलग रखना चाहते हैं। उनको लगता है भी अगर हजूर पिताजी की पहचान के साथ खड़ेंगे तो लोग हमें उसी निगाह से देखेंगे, और इसलिए वो अपने आप को अलग दिखाना चाहते हैं, जी हम तो परम पिताजी वाले हैं और परम पिताजी को अपना गुरु मानते हैं। फिर वो अपने ही तरीके से अपना ही ज्ञान फैलने लगते हैं। अब एक किसी ने थोड़े दिन पहले ज्ञान फैल दिया, मैं गुरु को अगर भगवान के बराबर मानोगे तो गुरु फूल के कुप्पा हो जाता है, मतलब गुरु में अहंकार आ जाता है, फिर गुरु उसकी सज़ा भुगतता है, और जो व्यक्ति ऐसा सोचता है वो नरक का भागी बनता है, जो गुरु को भगवान से बढ़कर मानता है। मतलब ये क्या, मतलब अलग तरह की बकवास करनी शुरू कर देते हैं कि भाई नहीं जी परम पिताजी के हिसाब से हम चलेंगे, हजूर पिताजी का हमारा कोई लेना देना नहीं, और हजूर पिताजी सिर्फ हमारे को दिखाने के लिए हैं, परम पिताजी है बस। तो ये वचन भी थे भी, हाँ विक्रम इंसान लिख रहे हैं भी जो इनसे भेदभाव करेगा वो हमसे करेगा, ना एक्चुअल में उनका हजूर पिताजी से कोई मतलब है ना परम पिताजी से। इसके अलावा क्या है कि वो एक और चीज़ बोलते, उनको मतलब इस बात से बड़ी नफरत है भी हजूर पिताजी के प्रति साथ संगत की वफादारी क्यों है। खासतौर पे जो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट का एक कैंपेन चलता है, इसमें साथ संगत की वफादारी हजूर पिताजी के प्रति क्यों है, और एक क्यों नहीं परम पिताजी के समय के लोगों से मतलब मार्गदर्शन क्यों नहीं लेते। तो उनको क्या कि अब हमें तो पता नहीं, हजूर पिताजी कहानी सुनाया करते हैं भी कोई गुरु का गुरु समुद्र से उसका हाथ निकला तो भी मतलब जो शिष्य ने उनका हाथ नहीं पकड़ा, गुरु के गुरु का भी, वो सिर्फ गुरु का ही हाथ पकड़ना चाहता है। एक्चुअल में क्या है कि हम सरल भाषा में, देसी भाषा में समझो भी, आप कोई ईश्वर ना करे मतलब कोई बड़ी बीमारी है, और जो बड़ी बीमारी है बहुत भयंकर बीमारी लग जाए, और आपके आस पड़ोस में कोई डॉक्टर हो और बड़े से बड़ा डॉक्टर उसे दुनिया में ठीक ना कर पाए, और लेकिन आस पड़ोस का आपका कोई डॉक्टर हो और वो डॉक्टर उसको ठीक कर दे जड़ से, ऐसे में जब वो जड़ से ठीक कर देगा तो ऐसे में आप ये थोड़े देखने जाओगे भी डॉक्टर की डिग्री असली है या नकली। जब आपको ये दिख रहा है कि बड़े से बड़ा डॉक्टर बड़े से बड़ा ताम झाम लगा के जिस बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहा, उसको हमारे पड़ोस का डॉक्टर अगर ठीक कर पा रहा है, तो इसका मतलब उस पड़ोस के डॉक्टर में ऐसा गुण है जो बाकी किसी डॉक्टर के पास नहीं है। तो ऐसे में इस चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है भी उस डॉक्टर की डिग्री कितनी जाली है और कितनी ओरिजिनल है। हालांकि समझदार व्यक्ति समझता है भी वो डॉक्टर तभी इलाज कर पाएगा जब उसकी टेक्निकल नॉलेज पूरी होगी, तभी वो बड़ी से बड़ी बीमारियों का डॉक्टर से बढ़ के इलाज कर पाएगा। इसी तरह आप ये समझो, जो खास तौर पे परम पिताजी अलाइड होता है ना भी जी हजूर पिताजी कुछ नहीं है, परम पिताजी सब कुछ हैं, उनको आप ये जवाब दो भी हजूर पिताजी ने जो हमें नाम शब्द बख्शा, वो नाम शब्द हमने जपा, हमें जो महसूस होना था ईश्वर की सारी रहमतें और हमारे घर की कला क्लेश परेशानियाँ इस नाम शब्द से ख़त्म हो गई, और हमें बहुत सारी खुशियाँ भी मिली हमारे जीवन में। तो जब ये नाम हजूर पिताजी का दिया हुआ काम कर रहा है, और ये हमें मतलब इस पिताजी के दर्शन भी कराता है, और इस नाम शब्द के जपने से संगत को परम पिताजी के दर्शन भी होते हैं, श्याम मस्ताना जी महाराज के दर्शन भी होते हैं।
तो फिर हमें इस चीज़ की वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है कि परम पिता जी ने गद्दी दबाव में आके दी या अपनी मर्जी से दी या फिर किसी और को देना चाहते थे या नहीं देना चाहते थे, या ये वचन किए या नहीं किए। जब उनका हजूर पिताजी का दिया नाम वो तमाम काम कर रहा है जो परम पिताजी का दिया नाम करता था या उससे बढ़ के कर रहा है, तो फिर हमें इस चीज़ की वेरिफिकेशन की उन लोगों से वेरिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है जो परम पिताजी के टाइम के हैं। वो अगर बताएंगे तब हम समझेंगे, तो हमें ज़रूरत क्यों है। तो इसलिए हमें इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि परम पिताजी ने किन हालातों में और किस तरह से गद्दी दी और वो कितने सही थे और कितने गलत थे। हालांकि हम तो सही मानेंगे, लेकिन जो गलत का दावा करते हैं उनको सिर्फ इतना बोलो कि जब ये नाम शब्द काम कर रहा है और हमें हर वो खुशी देता है रूहानियत की जो खुशियों का दावा हजूर पिताजी और परम पिताजी करते हैं, तो फिर हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि वो हजूर पिता मतलब हमें इससे लेना देना ही क्या है कि हजूर पिताजी की गद्दी की गुरुगद्दी के समय में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। असल में क्या है कि आपने एक भजन सुना होगा, भी प्रेम का तो लगाना आसान है पर तोड़ निभाना मुश्किल है। उसमें एक अंतरे में एक लाइन आती है कि सब कुछ ही भेंट चढ़ा देना, और ऐसा कुछ था भी उसमें लास्ट में मेरे याद नहीं है, सब कुछ भेंट चढ़ा देना उसमें कि सब कुछ भी अगर अर्पण कर दे तो खुद ही को मिटाना मुश्किल है। मतलब आप सोचो गुरु के प्रेम में सब कुछ अर्पण कर दिया जाए तो भी खुद ही को मिटाना मुश्किल है। मतलब इंसान अपनी व्यक्तिगत हस्ती नहीं मिटा सकता। देखो गुरु की हस्ती के सामने शिष्य की कोई हस्ती नहीं है, और अगर गुरु उसके लिए दो जहां का मालिक है तो वो समाज में किसी की इज्जत बेइज्जती के लिहाज में खुद से गुरु की पहचान को अलग नहीं करता। मतलब कोई आपको कहे कि जिस समाज में मेरा 10 लोगों के साथ उठना बैठना है और वहाँ पे अगर उनको पता चल जाए कि मैं डेरा सच्चा सौदा का चेला हूँ और मैं उन्हीं का सिर्फ उन्हीं को मानता हूँ, तो वो मेरे को एंटरटेन नहीं करेंगे। मतलब ऐसे लोगों के साथ एंटरटेन होना ही क्यों है जो हमारे गुरु के अस्तित्व को, उसकी महानता को स्वीकार ही नहीं करते। मतलब क्या है, शिष्य जब अपनी हस्ती के साथ सामाजिक लिहाज पाल रहा है तो वो उस प्रेम का दावा, गुरु से प्रेम का दावा करने लायक ही नहीं है। ऐसे में जब बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो फेसबुक पे 2-2 आईडी बनाए बैठे हैं। एक तो आईडी में इंसान लिख लेंगे, दूसरी आईडी में नहीं लिखेंगे। एक आईडी में वो सत्संगी हैं, दूसरी आईडी में वो सामाजिक विश्लेषक भी हैं, भी हम समाज को बड़ा ज्ञान पेल रहे हैं। अपना ही अलग से नारा बना लेना, अपना ही अलग से तरीका दिखाना, गुरु को मुख न रख के खुद के ज्ञान को आगे रखना और किसी तीसरे के ज्ञान को पेलना गुरु के ज्ञान की बजाय, जबकि आपको पता है आपका गुरु पूर्ण है। तो ये सारी चीज़ें ये दिखाता है कि व्यक्ति अपनी खुद की हस्ती बना रहा है। और ऐसा एक नहीं है, बहुत सारे सत्संगी ऐसे हैं फेसबुक पे जो दो तरफा दो मुँहा काम करते हैं। कोई पॉलिटिक्स में घुस रहा है तो कोई ये कलाकारी की दुनिया में घुस रहा है। तो वो अपनी इस छवि को बनाए रखने के लिए सत्संगियों के समाज में तो खुद को सत्संगी दिखाते हैं, लेकिन दूसरे समाज में वहाँ वो खुद को सत्संगी की तरह नहीं परोसते। वहाँ वो हजूर पिताजी की पहचान को खुद से अलग करते हैं जिससे उनकी अपनी हस्ती बनी रहे। तो जब आप गुरु प्रेम के मार्ग में चल रहे हैं तो आप मतलब शिष्य कभी अपने आप को अपने गुरु की हस्ती से अलग करना ही नहीं चाहता। वो इसे मतलब अपनी आत्मा पे अत्याचार समझता है। और ये चीज़ जिस व्यक्ति में आपको दिख रही है आप उससे एक्सपेक्ट ही ना करें भी वो आपको गुरु के साथ जोड़ेगा। असल में वो फेसबुक पोस्ट जो या फिर गूगल यूट्यूब जो भी चलता है ट्विटर पे, वो सारे जो पोस्ट हैं वो खुद की हस्ती से जोड़ने के लिए हैं। ये हम इसकी पराकाष्ठा जो कह लो एक्सट्रीम देखते हैं हनीप्रीत के लेवल पे, जहाँ हनीप्रीत खुद की तस्वीरें परोसती है। ऐसे में क्या ये लोग जब आपको शिक्षादायक संदेश देंगे ना तो पिताजी की जगह खुद की फ़ोटो में परोसते हैं भी, खुद की फ़ोटो लगाएंगे, देखो जी हम आपको ये संदेश दे रहे हैं और देखो जी हमारे साथ ये सब कुछ हुआ, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये एक अपने आप में प्रतीक है कि वो खुद की हस्ती परोसते हैं। जबकि पिताजी ने बोला कि जो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहा होता है वो अपनी भक्ति की छवि को छुपाता है, क्योंकि वो जाहिर नहीं होने देता, जिससे उसकी आत्मा या उसका मन भक्ति का अहंकार ना ले जाए कि मेरे अंदर भक्ति का अहंकार आ जाए भी लोग मुझे बड़ा भगत समझने लग जाएं। ऐसा भक्त कभी नहीं करता। और जो करता है पिताजी उसको बोलते हैं थोथा चना बाजेगा ना, भी उसके अंदर भक्ति का तंत्र नहीं होता। जो अपने आप को भक्त साबित करने की कोशिश करता है कि मैं भक्ति में पूर्ण हूँ। अभी क्या है, एक ने लिख दिया क्या जी लोगों ने तो एक बुल्ले शाह के बारे में सुना, मैंने तो लाखों बुल्ले शाह देखे हैं। अगर आप बुल्ले शाह की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बाबा बुल्ला शाह मतलब एक
पहुंचे हुए फ़कीर हुए हैं, उनकी जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उन जैसा बुल्ले शाह दूसरा हुआ ही नहीं आज तक। आपको भी लाखों बुल्ले शाह देखे हैं, ऐसा एक भी बुल्ले शाह दूसरा नहीं हुआ जिसका इतिहास में कहीं जिक्र हो। क्योंकि बुल्ले शाह ने जितनी तकलीफ, जितनी चीज़ें सही अपने गुरु को मनाने के लिए, उसका आधा फीसदी भी समाज में देखने को नहीं मिलता। और पिताजी तो बोलते थे 15% ही आप अगर कर लो तो भगवान प्रकट हो जाए आपके सामने। लेकिन क्या है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको लगता है भी हमारी छवि, हमारा चीज़ उछलेगी तो हम नकली भक्तों को बड़ा भक्त बना के प्रस्तुत करेंगे। असल में ये सारी रेस अपनी खुद की हस्ती इस्टेब्लिश करने की है, ना कि हजूर पिताजी की वास्तविकता को दुनिया के सामने लाना है। और भक्ति में क्या कि ट्यूशन वाले मास्टर नहीं होते, भी ट्यूशन वाला मास्टर समझाएगा भक्ति कैसी है कैसी नहीं। तो ऐसे में 2-3 सुझाव हमारे पास आए थे, तो हम सोचते हैं भी अगले हफ्ते जब लाइव करेंगे तब हम आपको उससे जिक्र करेंगे भी इसमें हम काम करें या ना करें। कुछ हद तक कोशिश कर रहे हैं इसको फ्रेम करने की। तो अगले हफ्ते हम कोशिश करेंगे, जिक्र करेंगे भी क्या क्या सुझाव हमारे पास जमा हुए हैं और उसको कैसे कैसे एग्जीक्यूट करें ना करें, जिससे हजूर पिताजी के अस्तित्व को, उनकी पहचान को या उनके ज्ञान को, क्योंकि हजूर पिताजी ने वचन किए थे जो हम कहना चाहते हैं वो हमारे बच्चे बताएंगे। तो हजूर पिताजी जो ज्ञान दुनिया को देना चाहते थे वो बच्चे कैसे बताएंगे, तो उसको लेके कुछ सुझाव इकट्ठे हुए थे तो वो हम बताएंगे। तो खैर सवाल हमारे पास कोई ऐसा नहीं आया है, तो आपसे प्रार्थना करते हैं, हजूर पिताजी के चरणों में प्रार्थना है कि सच्चाई जल्दी सामने आए, अमन शांति और भाईचारा सब आप रहे और आपस में सब प्रेम से रहें। तो इस उम्मीद के साथ हजूर पिताजी के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो आखिरी में अरदास बोली जाएगी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए, तू ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आस।